हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एमओए एओए जो भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको बोला था कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, वो आज के इस वीडियो में आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है। डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी प्रमोटेड बाय देम। और जो भी कंपनी प्रमोट करते हैं उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स को क्या क्या लीगलिटी, क्या क्या लीगल चीजें देखनी चाहिए एक कंपनी को प्रमोट करने से पहले। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रमोशन क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रमोशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग और डेवलपिंग एन आइडिया ऑफ बिजनेस एंड टेकिंग द इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स कन्वर्टिंग इट इनटू अ कंपनी सो दैट द आइडिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अ प्रमोशन। यानी कि अगर आप कोई एक आइडिया सोच रहे हो और उस आइडिया को एक कंपनी के जरिए आगे पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो और एक कंपनी बनाना चाहते हो, तो आप प्रमोटर हो गए और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रमोशन। And the people who take those initial steps are known as promoters of the company। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो कि प्रमोटर जो है वो किसको बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं। A promoter, apart from developing the business idea, also needs to analyze the prospects in future। यानी कि उसको बिजनेस आइडिया तो डेवलप करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है और बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती है एक कंपनी को बनाने के लिए और एक कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए। प्रमोटर को ये भी देखना पड़ता है कि लेबर जो है वो कितने लगेंगे, मशीनरी कितनी लगेगी और इनिशियल कैपिटल कितना लगेगा। सो हेयर आर सम ऑफ द लीगल लायबिलिटीज दैट अ प्रमोटर हैज टुवर्ड्स द कंपनी। तो कुछ लायबिलिटी जो है वो प्रमोटर को निभानी पड़ती है, और वो लायबिलिटी क्या क्या है वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। सबसे पहली, a promoter is neither an agent nor a trustee of the company, as prior to getting incorporated a company does not exist as a legal entity। यानी कि प्रमोटर जो है वो कंपनी बनने से पहले ही कंपनी को बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ना तो वो एजेंट है कंपनी का, ना तो वो ट्रस्टी है, क्योंकि जब वो काम कर रहा था तब कंपनी थी ही नहीं। कंपनी तो उसके काम करने की वजह से बनी है ना। प्रमोटर ने कंपनी बनाई है, तो प्रमोटर तो एजेंट भी नहीं हुआ और ट्रस्टी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई भी लीगल एंटिटी नहीं थी जब प्रमोटर काम कर रहा था। तो जब प्रमोटर ने कंपनी बनाई, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, तब कंपनी जो है लीगल एंटिटी बनी। दूसरा, प्रमोटर कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट। दूसरा, प्रमोटर को क्या नहीं करना चाहिए, प्रमोटर को सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम यूज करके। अब ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है एक ही प्रमोटर हो सकता है कंपनी के 10 प्रमोटर हो, 10 लोगों ने मिलकर आइडिया प्लान किया, 10 लोग शेयर होल्डर है, 10 लोग डायरेक्टर है। अब उसमें से कोई एक पर्सन हो सकता है कुछ गलत फायदा उठा रहा हो कंपनी का, तो ऐसा नहीं करना है। प्रमोटर कैन नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स बाय मेकिंग डील्स अगेंस्ट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। तीसरा, promoter can be held legally liable for any untrue statement that will be filed in the company prospectus। prospectus क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में prospectus क्या होता है। जब हमको पब्लिक से पैसा चाहिए, हम पब्लिक को इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे कंपनी में पैसा लगाइए, और हम इनविटेशन देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस देना। अब हो सकता है किसी प्रमोटर को पैसे की जरूरत हो, वो प्रोस्पेक्टस में कुछ भी अंडसंड बातें लिखे जा रहा है। वो लिख रहा है कि हमारी कंपनी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, हमारी कंपनी का 10 करोड़ का प्रॉफिट है, हमारी कंपनी में रतन टाटा ने पैसा लगाया, हमारी कंपनी में मुकेश अंबानी ने पैसा लगाया। वो कुछ भी लिख कर पब्लिक के सामने दे सकता है, और पब्लिक तो ये सोचेगी ना, अरे भाई साहब इसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ का प्रॉफिट है, रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग इसके कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो मैं भी लगाऊंगा और उसको पैसा इसलिए मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रमोटर्स को इस चीज को करने के लिए लीगली लायबल कोर्ट तक ले जाया जा सकता है अगर उन्होंने कोई भी झूठी चीज प्रोस्पेक्टस में लिखी तो। चौथा, एक्सपेंस इंकर्ड बाय प्रमोटर्स ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ कंपनी कैन नॉट बी क्लेम्ड। यानी कि जो भी खर्चे
प्रमोटर कर रहा है कंपनी बनाने के लिए, उसको वो कंपनी से क्लेम नहीं कर सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पांचवा, द प्रमोटर्स आर नॉट मे और मे नॉट बी कंसिडर फॉर पेमेंट्स बिफोर अ कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। यानी कि जो भी प्रमोटर्स होते हैं उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक कंपनी नहीं बन जाती है। अगर कंपनी बन गई उसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स और मेंबर्स बोलते हैं कि आप प्रमोटर्स को कुछ शेयर्स दे देने चाहिए क्योंकि बेचारे ने इतनी मेहनत की है, तो ही प्रमोटर्स को शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो प्रमोटर्स का उन पर कोई भी राइट नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजीली जो है हमने खत्म किया। यहाँ पर दोस्तों बैटरी जो है वो मेरे लैपटॉप की कम है, 19% है, देखते हैं उतने में कंप्लीट होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय प्रमोटर इन द प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। अब एक कंपनी को बनाने के लिए कौन से स्टेप्स प्रमोटर को लेने पड़ते हैं, ये आपको बताने हैं। सबसे पहले प्रमोटर कौन होता है ये लिखा है, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब आते हैं ये बात पर कि प्रमोटर हैज टू डू द फॉलोइंग थिंग्स फॉर प्रमोटिंग द कंपनी। कंपनी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। एक आदमी जब सोचेगा, उसके पास बिजनेस आइडिया आएगा, तब तो वो कंपनी बनाएगा, कि वो खाली फोकट कंपनी बना दे और उसके बाद बिजनेस आइडिया सोचे। पहले बिजनेस आइडिया सोचेगा, उसके बाद ही वो कंपनी बनाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट स्टेप फॉर अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड देन एनालाइजिंग वेदर इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन। दूसरा, चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया। उसके बाद ये चेक करना कि क्या जो मैंने आइडिया सोचा है वो फिजिबल है, उसके लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको इजीली मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है आपने कोई आइडिया सोचा, उसके लिए आपको रसिया से मशीन इंपोर्ट करनी है, लेकिन अभी रसिया से आप इंपोर्ट करने के काबिल नहीं हो, आपको प्रोसेस नहीं पता, तो वो आपका जो आइडिया है वो फिजिबल नहीं है। Checking the feasibility of idea. The idea that came to the mind might not be feasible enough so that it can be translated into a business. For this, some detailed study should be done and for this following types of checks should be done. तो ये फिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं जो आपको फॉलो करना है। पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी। In some ideas, the technical feasibility may be less. The reason for such can be the technology or the kind of raw material required for executing the project. जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी मशीन की ज़रूरत है जो रसिया से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपके पास है नहीं, तो आपके पास उसकी इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है। सो दिस पार्ट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई साहब रसिया से मशीन इंपोर्ट करने के लिए मेरे को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। भले पड़े दे दे मग खबर काही तक मन झालं उसके बाद दोस्तों दूसरा है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ऑल द बिजनेस रिक्वायर्ड इनिशियल कैपिटल टू गेट स्टार्टेड एंड सस्टेन इन द मार्केट। ऑल्सो द प्रमोटर्स नीड टू डिटरमाइन द कॉस्ट दैट नीड टू बी बियर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया। देयरफॉर इफ देयर इज फंड क्रंच एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ह्यूमंगस, प्लान नीड्स टू बी चेंज। दोस्तों दूसरे का नाम है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इसके नाम से समझ आता है कि फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपका आइडिया फिजिबल नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस मॉडल सोचा है जिसमें आपको बहुत सारा पैसा लगने वाला है, तो आपको सबसे पहले पैसे की ज़रूरत, पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आइडिया फिजिबल होगा। तीसरा, economic feasibility. In some case, the probability of success can be very low in spite of all the factors working in favor. That part also need to be considered. यानी कि आपको ये भी देखना है कि अगर मैं फेल हो गया, मेरा आइडिया फेल हो गया, तो मैं कितने पैसे को डुबाऊंगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको देखना है कि आपका आइडिया फिजिबल है या नहीं, तो 3 चीज़ों पर ध्यान रखिए। पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी, जहाँ पर मशीन का इन्वॉल्वमेंट, रॉ मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, फंड
फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जहाँ पर आपका जो फंड है उसके रिलेटेड आपको देखना है। तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि जब अगर आप फेल हो गए तो आप क्या करोगे, तो ये चीजें देखनी है। उसके बाद क्या होता है, कंपनी का नाम चूज करना। एज सुन एज अ डिसीजन टू स्टेब्लिश अ कंपनी इज टेकन, द प्रमोटर सेलेक्ट अ नेम फॉर इट। मैंने आपको पहले ही प्रोसीजर बताया है कि कंपनी को नेम सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फॉर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रपोज नेम, एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार को आपको देने पड़ेंगे कुछ नाम, फिर उन नाम में से वो आप सेलेक्ट करेगा, अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो आपको वो नाम अलॉट हो जाएगा। द एप्लीकेशन शुड कंटेन 3 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर नेम मे एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे मेंबर है जो एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे। ये एमओए होता क्या है भाई साहब, ये एमओए क्या है, ये एमओए क्या है, ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में कि ये एमओए क्या है। चूजिंग मेंबर्स टू साइन एमओए, कुछ ज्यादा ही फनी हो गया। अ प्रमोटर नीड्स टू चूज मेंबर हु विल साइन द एमओए एंड विल बिकम द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर डायरेक्टर का नाम लिखा होता है और उन नाम के अगर डायरेक्टर साइन करते हैं कि जी हाँ मैं ही हूं खलनायक, जी हाँ मैं ही हूं कंपनी का डायरेक्टर। ठीक है, तो ऐसी डॉक्यूमेंट में कौन से मेंबर को साइन करना है, किसको किसको डायरेक्टर बनाना है, ये आपको सोचना पड़ता है। उसके बाद आपको प्रोफेशनल्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर कंपनी बनानी है तो कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ऑडिट करानी है तो सीए की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंकर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पब्लिक को शेयर इशू करना है तो आपको अंडर राइटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी चीजें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। द प्रमोटर शुड हायर द प्रोफेशनल्स हु विल बी प्रिपेयरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी। दिस प्रोफेशनल्स कैन बी बैंकर्स, सॉलिसिटर्स, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स। गेटिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी, इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल द प्रोफेशनल्स आर अपॉइंटेड, द प्रमोटर सबमिट्स ऑल द प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। ये दोस्तों 6 स्टेप्स जो आपको एक कंपनी बनाने के लिए काम आएंगे। अब आप यहाँ पर उन 6 स्टेप्स को फिर से देख लीजिए एक बार कौन से हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा है चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया। तीसरा है चूजिंग कंपनीज नेम। चौथा है चूजिंग मेंबर्स टू साइन एमओए। पांचवा है सेलेक्टिंग प्रोफेशनल। छठवा है गेटिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको इतने समय से जानना था कि ये एमओए क्या है। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट क्लॉसेस। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में एक आंसर तो मिल गया कि एमओए में क्लॉसेस होते हैं, 6 क्लॉसेस होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन्स क्लॉसेस, यानी कि हमको ये बताना है कि एमओए क्या होता है और उसके क्लॉसेस को एक्सप्लेन करना है। क्लॉसेस यानी कि ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बहुत ही ईजी है। जैसा आप अपने नंबर प्लेट में लिखते हो ना, मेरा नाम क्या है, मेरा क्लास कौन सा है, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरे स्कूल का नाम क्या है, बस वैसा ही ये भी होता है। अब आते हैं एमओए क्या होता है। एमओए इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एमओए। एमओए ये बताता है कि कंपनी क्या काम करने वाली है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा लॉन्ग टर्म में। हमेशा याद रखना, एमओए ये बताता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपको कोई भी पूछे कि एमओए क्या होता है तो आपको बताना है कि एमओए ये बताता है कि कंपनी क्या काम करेगी, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा लॉन्ग टर्म में, ये बताता है एमओए। The MOA regulates the incorporated company's activities such that it can undertake activities that are mentioned in MOA. कंपनी के पास खाली उतना ही पावर होता है जितना एमओए में लिखा होता है। अगर कंपनी ने कोई काम को एमओए में नहीं लिखा तो कंपनी वो काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने एमओए में नहीं लिखा कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती है। अगर कंपनी ने लिखा हम खाली सीमेंट बेचेंगे तो कंपनी खाली सीमेंट बेच सकती है। तो एमओए बेसिकली डिसाइड करेगा कि कंपनी क्या काम करेगी, और एमओए में आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है कि कंपनी को कौन से काम करने हैं। द नंबर ऑफ पर्सन साइनिंग द फॉर्म वेराइज एज पर द टाइप ऑफ कंपनी। अब जो भी एमओए साइन करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो 2 मेंबर साइन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो आपको 7 मेंबर्स लगेंगे जो कि एमओए को साइन करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि कौन से क्लॉसेस होते हैं एमओए में। सबसे पहला नेम।
आपको बताना है कि कंपनी का नाम क्या है और क्या वो नाम आपने रजिस्ट्रार से अप्रूव कराया है कि नहीं कराया। सिंपल। दूसरा, रजिस्टर ऑफिस कंपनी की कहाँ है, उसका एग्जैक्ट एड्रेस देना है और आपको ये बताना है कि रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर कि हमारी ऑफिस कहाँ है। देखो, द क्लॉज मेंशन एड्रेस एंड द नेम ऑफ कंपनी इन विच इट इज सिचुएटेड। द नेम गिविंग इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज एसेंशियल टू सबमिट कंपनी नेम विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज while filing MOA is it defines the active objectives for which a company is raised. Any activity cannot be undertaken that are not stated in the object clause. There are two types of object clause, namely main objects and other objects. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कंपनी को कोई काम करना है तो उसको एमओए में लिखना पड़ेगा। एमओए में कहाँ लिखेंगे? नेम में तो नहीं लिखेंगे, रजिस्टर ऑफिस में भी नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में लिखेंगे कि हमको कौन से काम करने हैं। इसके बाद चौथा, लायबिलिटी क्लॉज, यानी कि दिस क्लॉज इज ऑल अबाउट लायबिलिटी ऑफ ईच शेयरहोल्डर एज पर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम और द शेयर दे ओन। लायबिलिटी क्लॉज में बेसिकली ये लिखा होता है कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी है तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि आपने कंपनी में जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होगी, कंपनी का कोई भी नुकसान हो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हमेशा आपके पास रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात लिखी है लायबिलिटी क्लॉज में। इसके बाद कैपिटल क्लॉज, इट रिफर्स टू द क्लॉज ऑफ रेसिंग ऑथराइज कैपिटल बाय इश्यूइंग ऑफ शेयर्स। अब कैपिटल क्लॉज में ये लिखा होता है कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, आप कितना कैपिटल लगाओगे या फिर आप कितना कैपिटल पब्लिक से लोगे, तो ये सारी चीजें कैपिटल क्लॉज में लिखी हुई होती है। उसके बाद आता है एसोसिएशन क्लॉज। इट कंटेन्स द स्टेटमेंट बाय दोज हु साइंस द एमओए एंड हु एक्सेप्ट एमओए एंड आल्सो द कंसेंट ऑफ बाइंग क्वालिफिकेशन शेयर्स। एसोसिएशन क्लॉज में जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स बाय करता है उनका स्टेटमेंट लिया जाता है, उनसे साइन ली जाती है और डायरेक्टर्स की साइन भी ली जाती है। तो बेसिकली 6 टाइप के क्लॉसेस होते हैं। सबसे पहला आपको नाम, दूसरा आपका ऑफिस का एड्रेस, तीसरा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा आपका लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा आपका कैपिटल क्लॉज और छठवा आपका एसोसिएशन क्लॉज। तो ये 6 क्लॉसेस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमओए एंड एओए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमको कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम वो क्वेश्चन ऑलरेडी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, वो क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो सबसे पहले एमओए और एओए में डिफरेंस जान लेते हैं। अब आपको एमओए पता चल गया, एमओए यानी कि एमओए में लिखा होता है कि कंपनी कौन से काम करेगी लॉन्ग टर्म में। अब एओए में क्या लिखा रहता है? एओए में लिखा रहता है कि कंपनी उस काम को किस तरीके से करेगी, कौन से रूल्स और रेगुलेशन कंपनी फॉलो करेगी, ये सारी चीजें कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, ये सब लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अब आते हैं डिफरेंस में। सबसे पहला मीनिंग, एमओए का मीनिंग क्या है? जहां पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। एओए में क्या लिखा रहता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। आपको ध्यान रखना है रूल्स एंड रेगुलेशन और यहाँ पर ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? एमओए बताता है कि स्कोप ऑफ एक्टिविटीज और कैरेक्टर क्या है कंपनी का। एओए बताता है रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से कंपनी को फॉलो करने हैं। पोजीशन, serves as the main document of the company and is subordinate to Companies Act. Companies Act सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है आपका MOA, उसके बाद होता है आपका AOA। इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर लिखा है कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के बाद जो आता है MOA और MOA के बाद आता है AOA। तो यहाँ पे लिखा है पोजीशन, serves as the main document of the company and is subordinate to Companies Act। एओए में लिखा है ए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट दैट इज सबऑर्डिनेट बोथ टू एमओए एंड कंपनीज एक्ट। यानी कि अगर कोई काम एओए में नहीं लिखा है लेकिन एमओए में लिखा है तो वो काम आप कर सकते हो। याद रखना, एमओए कैन ओवरराइड एओए, क्योंकि एओए छोटा डॉक्यूमेंट है, एमओए बड़ा डॉक्यूमेंट है, राइट। फिर आते हैं रिलेशनशिप, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द आउटसाइडर एंड द कंपनी। एमओए कौन से रिलेशन को डिफाइन करता है? कंपनी के बाहर के लोग और कंपनी में कौन से काम होने हैं वो डिफाइन करता है। एओए क्या डिफाइन करता है कि कंपनी और उसके मेंबर के बीच में कौन से काम होने हैं वो डिफाइन करता है। तो आपको याद रखना है आउटसाइडर एंड कंपनी एमओए, मेंबर्स एंड कंपनी एओए।
वैलिडिटी, एक्ट्स दैट आर बियॉन्ड एमओए कैन नॉट बी रेटिफाइड। अगर कोई ऐसा काम जो एमओए में नहीं लिखा है वो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो वो काम को सही नहीं कर सकते, वो रेटिफाई नहीं हो सकता, रेक्टिफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वही लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया कि एमओए का के बाहर अगर आपने काम किया तो वो काम इनवैलिड है, लेकिन अगर आपने एओए के बाहर काम किया तो आप एमओए से उसको चेंज कर सकते हो अगर वो काम एमओए में लिखा है तो। एक्ट डेट्स आर बियॉन्ड एओए कैन बी रेक्टिफाइड इफ इट डज नॉट वायलेट एमओए रूल्स। सिंपल है, सबसे ऊपर आता है कंपनी से, उसके बाद आता है एमओए, उसके बाद आता है एओए। अगर एओए में कोई चीज नहीं लिखी एमओए में लिखी है तो आप वो कर सकते हो। नेसेसिटी, मस्ट फॉर एवरी कंपनी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं सारी कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इसलिए एओए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एमओए बनाओगे नहीं तो आपकी कंपनी रजिस्टर ही नहीं होगी, तो इसीलिए आपको ये चीज की जरूरत है। उसके बाद अल्टरेशन, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर अल्टरिंग एओए। अगर आपको एमओए को चेंज करना है, यानी कि अगर आपको एक नया बिजनेस ऐड करना है अपने एमओए में, तो आपको एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई साहब हम एमओए चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एओए में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, मेंबर से परमिशन लेनी है, जो कंपनी के मेंबर्स है ना उनसे परमिशन लीजिए और एओए को चेंज कर दीजिए। सिंपल है, सिंपल। तो ये डिफरेंस बिटवीन, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। पांचवा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अगर आपको रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रहा है तो उसका मतलब क्या है। ए कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी बाय द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहली बात हमको ये पता चली कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक ऐसी डेट लिखी हुई होती है जिस डेट से कंपनी एक एंटिटी बन जाती है, लीगल एंटिटी बन जाती है। ए कंपनी कैन गो इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर द कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात ही वो कर सकती है। इट एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ लीगल एक्सिस्टेंस ऑफ ए कंपनी एंड रेगुलरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ये ऐसा एविडेंस ऐड करेगी कि हाँ भाई साहब आप जो है एक लीगल एग्जिस्टेंस में हो। ए कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी वंस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज यूज्ड इशूड। अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो आप एक लीगल एंटिटी बन गए। ए प्राइवेट कंपनी कैन इमीडिएटली स्टार्ट बिजनेस एंड रेज फंड फ्रॉम रिलेटिव फ्रेंड्स और थ्रू सम अरेंजमेंट एंड कैन स्टार्ट बिजनेस, while a public company has to undergo two more steps to complete its formation। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो आप अपना काम चालू कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो, अगर आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो भी आपको दो काम और करने पड़ते हैं। तो ये था दोस्तों, दो काम क्या क्या करने पड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली लिखा नहीं है। पहला काम तो यही है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना। दूसरा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी एक फॉर्म मिलता है, तो वो पब्लिक कंपनीज को लेना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को नहीं लेना पड़ता। छठवां क्वेश्चन है डिस्कस द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, इशूइंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, बिजनेस कमेंसमेंट। ये क्वेश्चन समझना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जाइए और देख लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों चैनल पे चेकआउट करिए कि अकाउंट्स के वीडियोस जो डले हैं वो आपके काम के हैं या नहीं है, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व है वो आपके काम के हैं या नहीं है। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।